नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। 4 मार्च 2025 को कक्षा 11 का जो राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ है, आज की इस वीडियो में हम उसी को ही हल करेंगे। 80 नंबर का ये पेपर था और इस पेपर के 16 पृष्ठ बताए हुए हैं और 40 इसमें प्रश्न आए हुए थे। दूसरे पेज पर बताया गया है कि कितना कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। जैसे 1 से 20 तक के जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और 1 अंक के हैं। 21 से 28 आंतरिक विकल्प के साथ अति लघुतरात्मक प्रश्न है और 2-2 अंक के हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 29 से 36 तक जो हैं वो आंतरिक विकल्प के साथ लघुतरात्मक हैं और 3 अंक के हैं। 37, 38 और 39 जो हैं वो आंतरिक विकल्प के साथ निबंधात्मक प्रश्न हैं और 5 अंक के हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर जो 40 है वो उसका उत्तर जो है वो निर्देश अनुसार दीजिए, क्या उसमें बताया गया है, और ये 5 अंक का है। तो पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ जो है भाग इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसमें पहला प्रश्न दे रखा है वर्तमान राज्य है। ए तानाशाही, बी कल्याणकारी, सी व्यक्तिवादी और डी जो है अहितवादी। तो वास्तव में वर्तमान समय में जो राज्य है वो कल्याणकारी राज्य है। प्रश्न नंबर 2 है नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है। ए पर दे रखा है सभी प्रतिबंधों का अभाव, बी सीमित स्वतंत्रता और सी है प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता और डी है उचित प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता। जो नकारात्मक स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो कहते हैं सभी प्रतिबंधों का अभाव उसमें होता है, व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए आएगा, सभी प्रतिबंधों का अभाव। प्रश्न नंबर 3 है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार किस प्रकार की समानता का उदाहरण है। 4 ऑप्शन है, ए सामाजिक, बी आर्थिक, सी राजनीतिक और डी है सांस्कृतिक। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वास्तव में वो राजनीतिक प्रकार की समानता की बात करता है कि सभी को जो अधिकार है वोट देने का अधिकार वो एक राजनीतिक अधिकार है। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं। इसमें भी ऑप्शन 4 हैं, ए पर 1%, बी पर 3 और सी पर है 1/3 या 33% भी हम कह सकते हैं और डी पर है कोई नहीं। तो जो पंचायती राज की संस्थाएं हैं उसमें 33% स्थान या 1/3 स्थान जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी आएगा। प्रश्न नंबर 5 है काम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। ए पर नागरिक अधिकार, बी पर आर्थिक अधिकार, सी पर मौलिक अधिकार और डी पर राजनीतिक अधिकार। तो वास्तव में जो काम का अधिकार है वो व्यक्ति का आर्थिक अधिकार है, बी ऑप्शन इसमें सही आएगा। प्रश्न नंबर 6 है स्थानीय संस्थाओं पर किसका नियंत्रण होता है। ए राज्य, बी केंद्र, सी जनता और डी इनमें से कोई नहीं। तो स्थानीय संस्थाओं पर वास्तव में राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, राज्य सरकार के अंडर आती हैं ये। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है भारत में मताधिकार, मताधिकार मतलब वोट की देने की आयु जो है, भारत में मताधिकार की आयु कितनी है। ए पर 21, बी पर 25, सी पर 19 और डी पर 18 साल। तो वास्तव में जो भारत में वोट देने की आयु जो है वो 18 साल है, तो इसका ऑप्शन डी आएगा। प्रश्न नंबर 8 है भारत में मौलिक अधिकारों को सुरक्षा कौन प्रदान करता है। भारत में मौलिक अधिकारों को सुरक्षा कौन प्रदान करता है। ए पर दिया हुआ है राष्ट्रपति, बी पर प्रधानमंत्री, सी पर मुख्यमंत्री और डी पर है सर्वोच्च न्यायालय। तो जब भी आपके मौलिक अधिकार छीने जाते हैं तो आप कोर्ट में जाते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। प्रश्न नंबर 9 है भारतीय संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन या अंतिम बैठक कब हुई या कब हुआ, अंतिम अधिवेशन कब हुआ। ए पर 26 जनवरी 1947 को, बी पर 26 नवंबर 1948 को, सी पर 26 नवंबर 1949 को और डी पर 24 जनवरी 1950 को। तो वास्तव में अंतिम जो बैठक हुई थी संविधान सभा की वो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, तो इसका ऑप्शन डी आएगा, 24 जनवरी 1950। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है भारत में सभी सेनाओं का सेनापति कौन है। सभी सेनाओं, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन है। ए पर राष्ट्रपति, बी पर रक्षा मंत्री, सी पर उपराष्ट्रपति और डी पर प्रधानमंत्री। तो भारत में तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति है वो वास्तव में राष्ट्रपति है, ऑप्शन इसका ए आएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है भारत की संसद में कौन कौन शामिल है। भारत की संसद में ए पर राष्ट्रपति, बी पर राज्यसभा, सी पर लोकसभा और डी पर
उपर्युक्त सभी, तो तीनों के तीनों जो हैं, तीनों से ही भारतीय संसद बनती है, तो तीनों के तीनों इसमें शामिल है, इसलिए इसका ऑप्शन डी आएगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 12 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार क्या है? तो ए है मौलिक प्रारंभिक, जिसको हम कह सकते हैं, बी है अपीलीय, सी है सलाहकारी। तो ये तीनों के तीनों हैं उसके जो क्षेत्राधिकार हैं, जो मामले सुनता है, तो इसका भी ऑप्शन डी आएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है 12 के बाद। 13 वाला प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि हरियाणा व पंजाब किस शहर, हरियाणा और पंजाब में किस शहर पर विवाद है? तो हरियाणा और पंजाब के बीच वास्तव में चंडीगढ़ को लेकर विवाद है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 14 है, ग्राम सभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो ग्राम सभा का सदस्य वही बनता है जो 18 साल का हो और जिसको वोट देने का अधिकार हो। तो ग्राम सभा के सदस्य की न्यूनतम आयु जो है वो 18 साल है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 15 है, लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? तो 42वें संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय संविधान की कोई एक विशेषताएं बताएं। तो भारतीय संविधान की बहुत विशेषताएं हैं। लिखित संविधान आप कह सकते हैं कि भारत का संविधान लिखित संविधान है, या आप ये भी कह सकते हैं भारत का संविधान में संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण है। तो कई सारी विशेषताओं में से कोई सी भी आप एक लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय संविधान धर्म खालिस्तान है। तो दो ऑप्शन दे रखे हैं, सापेक्ष है कि निरपेक्ष है। तो भारत का जो संविधान है वास्तव में वो धर्म निरपेक्ष है, तो किसी भी धर्म को महत्व नहीं देता है। उसके बाद प्रश्न नंबर जो 18 है, पूछा गया है नेशन शब्द खालिस्तान भाषा का है। दो ऑप्शन दे रखे हैं, लैटिन और ग्रीक। तो वास्तव में जो नेशन शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, नेशियो शब्द से बना है। प्रश्न नंबर 19 है, अभिकथन वाले और कारण वाले प्रश्न हैं। तो अभिकथन पर दे रखा है कि स्थानीय सरकार के पास कोई शक्ति एवं अपने स्वयं के स्रोत नहीं थे। स्थानीय सरकारों के पास कोई शक्ति और अपने स्वयं के स्रोत नहीं थे। और आर पर दे रखा है कि लोकतंत्र के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए 1992 में संविधान संशोधन किया गया था। तो ये देखा जाए तो ये भी सही है और ये इसकी सही व्याख्या करता है। कोई शक्ति नहीं थी, कोई स्रोत नहीं थे, इसलिए लोकतंत्र के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए 1992 में संविधान संशोधन किया गया। तो अभिकथन ए आएगा इसका सही, कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आपस में संबंधित है, दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर जो 20 है वो भी अभिकथन वाला और आर वाला प्रश्न है। और अभिकथन पर दिया हुआ है कि समानों के लिए समान व्यवहार न्याय का पहला सिद्धांत है। समानों के लिए इक्वल, मतलब समानों के लिए समान व्यवहार न्याय का पहला सिद्धांत है। और कारण दे रखा है, न्याय का यह सिद्धांत हर मामले में उचित है। तो समानों के लिए समान व्यवहार न्याय का पहला सिद्धांत है, ये तो सही है, लेकिन ये हर मामले में उचित है, ये गलत है, क्योंकि इस सिद्धांत में योग्यता के सिद्धांत की अनदेखी हो जाती है। ये सिद्धांत कहता है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए सभी के साथ व्यवहार समान किया जाए तो इसमें फिर सबको एक से जैसा मान लिया जाएगा और इसमें जो योग्यता का सिद्धांत है उसकी अनदेखी हो जाती है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि अभिकथन जो है वो डी इसमें आएगा, अभिकथन ए सही है और जो इसका कारण है वो गलत है, कारण इसकी व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न नंबर 21 है, नागरिक कितने प्रकार के होते हैं? तो नागरिक दो प्रकार के होते हैं। पहला है जन्मजात नागरिक, जो व्यक्ति जन्म से अपने देश में रह रहा होता है उसे जन्मजात नागरिक कहते हैं। और दूसरा है राज्यकृत नागरिक, जब कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने लग जाता है और वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो ऐसे नागरिक को राज्यकृत नागरिक कहते हैं। इसके बाद इसी में ही अथवा करके दूसरा प्रश्न दे रखा है कि विदेशी व नागरिक में कोई दो अंतर बताइए। दो बता सकते हैं आप, कई सारे इसमें दे रखे हैं। पहला है जैसे नागरिक को राज्य की सदस्यता प्राप्त होती है जबकि विदेशी को नहीं। दूसरे पर हम कह सकते हैं नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं जबकि विदेशी को ये सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विदेशी को राजनीतिक अधिकार तो बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होते हैं। तीसरा है संकट के समय नागरिक को सेना में भर्ती किया जा सकता है जबकि विदेशी को कभी भी सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता है। चौथा है नागरिक को देश
नहीं दिया जा सकता है, जबकि विदेशी को किसी भी समय देश से बाहर निकाला जा सकता है। और पांचवा है, नागरिक अपने देश के प्रति वफादार होता है, जबकि विदेशी उस देश के प्रति वफादार होता है जिसका वह नागरिक होता है। प्रश्न नंबर 22 है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका वर्णन देश के संविधान में होता है। मौलिक अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अधिकार नागरिकों के लिए ज़रूरी होते हैं। यदि नागरिकों को ये अधिकार न दिए जाएं तो उनका जीवन नरक के समान बन जाएगा। इसमें भी अथवा करके दूसरा प्रश्न है कि इन दो नागरिक अधिकारों, सिविल राइट्स इनको कहते हैं, कि इन दो नागरिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप बता सकते हैं जीवन का अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार, तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार और अगला है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। तो एक इनमें से आप दो कोई से भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की कोई दो विशेषताएं बताइए। धर्मनिरपेक्ष राज्य की, तो पहले नंबर पर हम कहेंगे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता है। दूसरे पर आप कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। और तीसरा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, किन परिस्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? किन परिस्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो ये जो है, यदि दूसरा सदन पहले सदन द्वारा पास किए गए बिल को अस्वीकार कर दे, कानून बनाने के संबंध में यदि दूसरा सदन पहले सदन द्वारा पास किए गए बिल को अस्वीकार कर दे या बिल में कुछ ऐसे संशोधन पेश कर दे जो पहले सदन को स्वीकार न हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों के बीच बिल को पास करने के बारे में गतिरोध माना जाता है। यदि यह गतिरोध 6 महीने तक चलता रहता है तो 6 महीने की अवधि समाप्त होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। यदि इस बैठक में उपस्थित सदस्य बिल को पास कर दें तो इसे दोनों सदनों द्वारा पास समझा जाता है। इसके बाद इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, संविधान किसे कहते हैं? तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि संविधान लिखित और अलिखित नियमों का ऐसा संग्रह है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार चलती है। प्रश्न नंबर इसमें ही अथवा करके दे रखा है दूसरा प्रश्न कि संविधान की मसौदा या प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता किसने की? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो उत्तर में हम कहेंगे कि मसौदा समिति या प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, 7 मेंबर्स थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। तो संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि एक तो है कि संविधान में कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें संसद अपने साधारण बहुमत से परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हमारा जो संविधान है वो लचीला है। और दूसरा है, संविधान में कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें केवल तभी संशोधन किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन अपनी अलग अलग बैठकें करके अपने कुल सदस्यों के बहुमत से या वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस संशोधन के पक्ष में प्रस्ताव पास कर दें। सदन में पास होने के बाद आधे राज्यों की स्वीकृति लेना भी जरूरी होता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हमारा संविधान कठोर है। प्रश्न नंबर 27 है, 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में पूछा गया है कि प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? 2 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवादी और एक धर्मनिरपेक्ष। ये 2 शब्द उस समय जोड़े गए थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 28 है और पूछा गया प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के कोई 2 गुण बताइए। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के कोई 2 गुण बताइए। तो इसमें हम कहेंगे कि पहला है कि लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता के लिए शासन है। तो इस प्रणाली में जनता स्वयं मतदान करके अपने प्रतिनिधि को चुनती है, अतः यह प्रणाली लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार है। दूसरा है, इस प्रणाली में मतदाता स्वयं अपने वोट का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि को चुनता है, इसलिए यह प्रणाली मतदाता को अपनी इच्छा प्रकट करने का अवसर देती है। और तीसरा है,
इस प्रणाली में चुने गए प्रतिनिधि अपने मतदाताओं का खास ध्यान रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यदि वे अपने मतदाताओं के कल्याण के लिए काम नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो मतदाता अगले चुनाव में उन्हें वोट नहीं देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 29 से हैं वो लघुतरात्मक प्रश्न है और ये 3-3 अंक के प्रश्न हैं। 29 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। मिलान करने के लिए कहा गया। तो पहले राजनीतिक वैज्ञानिक, तो पहले जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे जिनको माना जाता है वो वास्तव में प्लेटो थे। हिंद स्वराज के रचयिता जो है वो वास्तव में हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी जी की बड़ी मशहूर पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है। और द रिपब्लिक के रचयिता, रिपब्लिक जो है वो अरस्तु की कृति है, तो इसका अरस्तु आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 है, सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है? क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है? क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है? तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि जब समाज में किसी जाति या समुदाय को वह सब कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं होती जो दूसरे लोगों को होती है, तो ऐसी स्थिति को सामाजिक प्रतिबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत के कई हिस्सों में आज भी कुछ जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश करना प्रतिबंधित है। वास्तव में बंधनों का न होना स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि उचित और न्यायपूर्ण बंधनों का होना ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिल सके और एक व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक न बन सके। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है? किस में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है? क पर दे रखा है कि कक्षा का हर बच्चा नाटक का पाठ अपना कर्म आने पर पढ़ेगा। ख पर दिया हुआ है, कनाडा सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से 1960 तक यूरोप के श्वेत नागरिकों को कनाडा में आने व बसने के लिए प्रोत्साहित किया। और ग है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षण की अलग खिड़की खोली गई है। तो इसमें जो है वो ख में है समानता किस प्रकार की। कनाडा सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से 1960 तक यूरोप के श्वेत नागरिकों को कनाडा में आने और बसने के लिए प्रोत्साहित किया। इसमें रंग के आधार पर भेदभाव किया गया है जो कि सामाजिक समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 32 है, न्याय के 3 आधारभूत तत्व लिखिए। 3 आधारभूत तत्व। तो पहला हम कहेंगे कि न्याय का जो पहला आधारभूत तत्व है वो सत्य है। न्याय का पहला आधारभूत तत्व सत्य है। सत्य का अर्थ यह है कि घटनाओं को उसी रूप में पेश किया जाना चाहिए जिस रूप में वे घटित हुई हैं। घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, निष्पक्षता। निष्पक्षता का अर्थ यह है कि न्याय प्रदान करते समय लोगों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और तीसरा तत्व है एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी। एकरूपता का अर्थ यह है कि एक जैसे मामलों में एक जैसा न्याय किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि 2 व्यक्तियों ने एक जैसा अपराध किया हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक को छोड़ दिया जाए और एक को सजा दे दी जाए। इसमें ही अथवा करके दूसरा प्रश्न दे रखा है, न्याय से ही स्वतंत्रता संभव है, व्याख्या कीजिए। न्याय से ही स्वतंत्रता संभव है, व्याख्या कीजिए। तो उत्तर में हम कहेंगे कि न्याय और स्वतंत्रता में गहरा संबंध है। स्वतंत्रता की स्थापना न्याय से ही संभव है। व्यक्ति स्वतंत्रता का आनंद तभी ले सकता है जब वह न्यायिक सीमाओं में बंधा हो। उदाहरण के लिए यदि स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो इससे समाज में हर जगह अशांति और असुरक्षा का वातावरण पैदा हो जाएगा। समाज में शांति बनाए रखने के लिए न्याय का वातावरण होना बहुत ज़रूरी है। न्यायिक नियमों को तोड़ने से लोगों को यह भय रहता है कि यदि वे ऐसा करेंगे तो उन्हें राज्य द्वारा सजा दी जाएगी। अतः न्याय से ही स्वतंत्रता संभव है। उसके बाद प्रश्न नंबर 33 है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर में दे रखा है, बड़ा वैसे प्रश्न है ये। तो संविधान के भाग 3 में धारा 12 से लेकर 32 तक नागरिकों के 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। पहला है समानता का अधिकार। इस अधिकार में नागरिकों को अनेक प्रकार की समानताएं दी गई हैं, जैसे कानून के सामने समानता, भेदभाव की मनाही, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, छुआछूत का अंत
और एक है उपाधियों का अंतर। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार में नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, संस्था अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता, अपनी इच्छा से कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार में 2 बातें कही गई हैं। धारा 23 कहती है कि इस धारा में यह कहा गया है कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का व्यापार और बिना वेतन के बलपूर्वक काम करवाना दंडनीय अपराध होगा। और धारा 24, इस धारा में यह कहा गया है कि 14 साल के कम उम्र के बच्चों से किसी फैक्ट्री, कारखाने या ढाबे में काम करवाना दंडनीय अपराध होगा। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और 6ठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी में ही दूसरा प्रश्न दे रखा है अथवा करके, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। तो 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों पर संविधान के भाग 4 में एक नई धारा 51 क जोड़ी गई, जिसमें नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया। लेकिन नवंबर 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अतः वर्तमान समय में नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो इस प्रकार हैं। पहले नंबर पर आता है राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना। दूसरा है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनाए गए आदर्शों का सम्मान करना और उनका पालन करना। तीसरा है देश की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहना और देश की सेवा के लिए जब भी जरूरत पड़े तो पीछे न हटना। 5वां है सभी धर्मों के लोगों में भाईचारे की भावना पैदा करना और महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचाने वाली प्रथाओं का त्याग करना। 6ठा है भारत की मिलीजुली संस्कृति की रक्षा करना। 7वां है वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना और वनों, झीलों, नदियों और जंगली जीव जंतुओं की रक्षा करना। 8वां है लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना। 9 नंबर पर है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसक कामों से दूर रहना। 10वां मौलिक कर्तव्य है हर क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करना ताकि देश का सिर ऊंचा उठ सके। और 11वां है हर माँ बाप का कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 साल के बच्चों को अपनी हैसियत के अनुसार शिक्षा दिलाए। प्रश्न नंबर 34 है चुनाव आयोग के कोई 3 कार्य बताइए। कई सारे काम हैं, उसमें से 3 बताने हैं। तो पहला हम कह सकते हैं चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। चुनाव आयोग का सबसे पहला काम चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय करना है, अर्थात यह तय करना है कि एक चुनाव क्षेत्र में कितना बड़ा इलाका आएगा। दूसरा है मतदाता सूचियां तैयार करना। चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय करने के बाद चुनाव आयोग का दूसरा काम प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में आने वाले मतदाताओं की सूचियां तैयार करना है। कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज कर लिया जाता है। और तीसरा है संसद के चुनाव करवाना। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। जब भी लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने को होता है तो चुनाव आयोग नई लोकसभा का गठन करने के लिए चुनाव करवाता है। अब तक लोकसभा के 18 चुनाव हो चुके हैं और 18वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं वो 2024 में हुए थे, अप्रैल में। तो 2024 में इसमें ये हुए थे। अब तक 18 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। उसके बाद राज्य विधानसभाओं के चुनाव करवाना। तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं। जब भी किसी राज्य की विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने को होता है तो चुनाव आयोग वहाँ नई विधानसभा का गठन करने के लिए चुनाव करवाता है। उसके बाद है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना। भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। जब भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने को होता है तो चुनाव आयोग नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए चुनाव करवाता है। उसके बाद है अथवा करके इसमें दूसरा प्रश्न दे रखा है भारतीय चुनाव प्रणाली की
3 विशेषताएं बताइए। तो पहला हम कह सकते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारतीय चुनाव प्रणाली की पहली विशेषता यह है कि यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है, अर्थात देश के प्रत्येक स्त्री पुरुष को बिना किसी भेदभाव के एक निश्चित आयु पूरी करने पर वोट देने का अधिकार दिया गया है। दूसरा है गुप्त मतदान विशेषता। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए गुप्त मतदान की व्यवस्था की गई है। गुप्त मतदान का अर्थ यह है कि चुनाव के दौरान जब मतदाता वोट डालने जाता है तो मतदाता को छोड़कर किसी को भी यह पता नहीं चलता कि उसने अपना वोट किसको दिया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 35 है और पूछा गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन से क्या अभिप्राय है। तो संविधान की धारा 137 के तहत न्यायिक पुनर्निरीक्षण करना भी सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण काम है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण या पुनरावलोकन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय यह देखता है कि संसद द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वे संविधान के अनुसार हैं या नहीं, और यदि वे कानून संविधान के अनुसार नहीं होते तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें गैर कानूनी घोषित कर सकता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 36 है भारतीय संविधान की 4 संघात्मक विशेषताएं लिखिए। 4 कौन कौन सी है। तो पहला है कि लिखित संविधान। जिन देशों में संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है वहां संविधान लिखित होता है। भारत का संविधान भी लिखित है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। संविधान में 395 धाराएं अनुच्छेद हैं जिन्हें 12 अनुसूचियों और 22 भागों में बांटा गया है। क्योंकि भारत का संविधान लिखित है इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ यह है कि संविधान से बढ़कर कोई नहीं है, ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकारें। ऐसी यदि कोई सरकार संविधान से बाहर जाकर कोई काम करती है या कोई कानून बनाती है तो ऐसे कानून को गैर कानूनी समझा जाता है। भारत के संविधान को भी देश का सर्वोच्च कानून स्वीकार किया गया है। भारत में भी केंद्र और राज्य सरकारें ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती हैं जो संविधान के विरुद्ध हो। उसके बाद तीसरा है शक्तियों का बंटवारा। जिन देशों में संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है वहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां बटी होती हैं। भारत में भी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां बटी हुई हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों के द्वारा बांटा गया है। पहला है संघ सूची। इस सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिनका संबंध पूरे देश से है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। इस सूची में 97 विषय हैं। इसमें से कुछ विषय इस प्रकार है जैसे रक्षा, विदेशी मामले, डाक तार, रेलवे, बैंकिंग, मुद्रा, संचार आदि। ख है राज्य सूची। इस सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिनका संबंध केवल राज्यों से है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। वर्तमान समय में इस सूची में 66 विषय हैं। कुछ विषय इस प्रकार हैं जैसे पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई आदि। और तीसरा है समवर्ती सूची। इस सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिनका संबंध केंद्र और राज्य दोनों से है। इसलिए इन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन संविधान में यह भी कहा गया है कि यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया हो और राज्य सरकारों ने भी कानून बनाया हो और दोनों के बीच कानून को लेकर कोई मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को ही सही माना जाएगा। वर्तमान समय में सूची में 47 विषय हैं। कुछ विषय इस प्रकार हैं शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि। उसके बाद हैं अवशिष्ट शक्तियां। ऊपर बताई गई तीनों सूचियों में जो विषय नहीं आते हैं उन्हें अवशिष्ट शक्तियों में रखा गया है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, साइबर क्राइम आदि। अगला है स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका। ये भी संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। जिन देशों में संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है वहां केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हो जाता है तो ऐसे मामलों को निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह न्यायालय पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, अर्थात इस पर ना तो कार्यपालिका का नियंत्रण होता है और ना ही विधानपालिका का नियंत्रण होता है।
भारत में भी न्यायपालिका को सर्वोच्च शक्ति प्रदान की गई है। भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच पैदा होने वाले झगड़ों का निपटारा करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। इसके बाद निबंधात्मक प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो 37 नंबर पर पहला निबंधात्मक प्रश्न है, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो राजनीतिक में हम कहेंगे राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके द्वारा लोग देश के शासन कामों में भाग लेते हैं। राजनीतिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं। कुछ राजनीतिक अधिकार इस प्रकार हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार और प्रार्थना पत्र देने का अधिकार। आर्थिक अधिकार जो हैं, आर्थिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो लोगों के आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। कुछ आर्थिक अधिकार इस प्रकार हैं, जैसे काम प्राप्त करने का अधिकार, काम के बदले वेतन प्राप्त करने का अधिकार, उसके बाद काम के घंटे निश्चित करने का अधिकार, है छुट्टियां लेने का अधिकार, और तीसरे नंबर पर है सांस्कृतिक अधिकार। तो सांस्कृतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो लोगों को अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने तथा उसका विकास करने का अवसर देते हैं, जैसे अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, अपनी भाषा, लिपि और रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने का अधिकार। इसके बाद प्रश्न नंबर जो है इसी का ही जो है प्रश्न नंबर 37 का ही अथवा करके दे रखा है। अथवा में दिया हुआ है कि अधिकार राज्य पर कुछ सीमाएं लगाते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अधिकार राज्य पर कुछ सीमाएं लगाते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो अधिकार जहां यह बताते हैं कि राज्य को क्या करना है, वहीं यह भी बताते हैं कि राज्य को क्या नहीं करना है। इस प्रकार अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं लगाते हैं, जैसे अधिकार राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध अमानवीय कार्य करने से रोकते हैं। दूसरा, अधिकार राज्य को किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकते हैं। यह सही है कि राज्य पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न सत्ता होती है जो अपने द्वारा बनाए गए कानूनों को बलपूर्वक लागू कर सकती है, लेकिन फिर भी वह ऐसे कानून नहीं बना सकती जो लोगों के हित में न हो। इसके बाद प्रश्न नंबर 38 है, गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है ये। तो पढ़ना है पहले, नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं उन सभी को संघर्ष के बाद हासिल किया गया है। जनता ने अपनी स्वतंत्रता व अधिकारों को मुखर करने के लिए प्रारंभिक संघर्ष शक्तिशाली राजतंत्रों के खिलाफ छेड़े थे। अनेक यूरोपीय देशों में ऐसे संघर्ष हुए। उनमें से कुछ हिंसक संघर्ष थे, जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। एशिया और अफ्रीका के अनेक उपनिवेशों में समान नागरिकता की मांग औपनिवेशिक शासकों से स्वतंत्रता हासिल करने के संघर्ष का हिस्सा रही। 1990 के दशक में अफ्रीका में अश्वेत आबादी को सत्तारूढ़ गोरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबा संघर्ष करना पड़ा। अपने देश में भी महिला आंदोलन और दलित आंदोलन का मकसद अपनी ज़रूरतों की ओर ध्यान आकृष्ट करना, साथ ही समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित कर सरकारी नीतियों को प्रभावित करना है। तो ये गद्यांश है। इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि राजतंत्र के खिलाफ संघर्ष का उद्देश्य क्या था। राजतंत्र के खिलाफ संघर्ष का, तो इसमें आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता व अधिकारों को मुखर करने के लिए या अपनी स्वतंत्रता अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये राजतंत्र के खिलाफ आंदोलन हुए। दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति, ये इसका उत्तर है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। और उसके बाद है तीसरा, भारतीय महिला व दलित आंदोलन किस मकसद से किए जा रहे हैं। भारतीय महिला व दलित आंदोलन किस मकसद से किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तीसरे का यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, अपनी ज़रूरतों की ओर ध्यान आकृष्ट करना, साथ ही समान अधिकार और समान अवसर सुनिश्चित कर सरकारी नीतियों को प्रभावित करना। अथवा करके है इसमें भी प्रश्न दूसरा 38 का ही, कि भारत जैसे समान नागरिकता देने वाले देशों में भी लोकतांत्रिक नागरिकता एक पूर्ण स्थापित तथ्य नहीं वरन एक परियोजना है। नागरिकता से जुड़े उन मुद्दों का उल्लेख कीजिए जो आजकल भारत में उठाए जा रहे हैं। तो उत्तर में हम कह सकते हैं आजकल भारत में भी नागरिकता से जुड़े अनेक मुद्दे उठाए जा रहे हैं। सभी नागरिकों की, फिर चाहे वे अमीर हों या गरीब हों, मौलिक आवश्यकताएं अवश्य पूरी की जानी चाहिए। दूसरा, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को भी सफाई,
पीने के पानी और बिजली की सुविधा अवश्य मिलनी चाहिए। तीसरा, यदि किसी सरकारी परियोजना के कारण वनों को काटा जाता है तो वनों में रहने वाले आदिवासी लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। और चौथा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले जो हिंदू सिख भारत में आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। तो ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 39 है, राष्ट्रीय भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारकों का उदाहरण सहित रोशनी डालिए। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण का अर्थ ऐसी प्रक्रिया से है जो पूरे राष्ट्र के लोगों में एकता की भावना पैदा करती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों में से अपनी जाति, धर्म, गांव और शहर के प्रति वफादारी के स्थान पर अपने राष्ट्र के प्रति वफादारी की भावना पैदा करती है। राष्ट्र निर्माण के तत्वों की अगर बात करें तो पूछा गया प्रेरित करने वाले कारकों, तो उसमें पहला है भौगोलिक एकता। राष्ट्र को जन्म देने में जमीन का बहुत अधिक महत्व होता है। जब लोगों का एक समूह किसी निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहने लग जाता है तो उनमें एकता की भावना पैदा हो जाती है। एकता की यह भावना राष्ट्र को जन्म देती है। एक निश्चित भूमि पर रहने के कारण भारत के लोग स्वयं को भारतीय, चीन के लोग स्वयं को चीनी कहलवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरा है समान जाति। एक जाति के लोग एक दूसरे को अपना समझते हैं। इस अपनेपन के कारण उनमें एकता की भावना पैदा होती है। एकता की यही भावना राष्ट्र को जन्म देती है। तीसरा है समान जाति। समान संस्कृति। समान संस्कृति, तो संस्कृति का अर्थ लोगों के खान पान, पहनावे, आदतों, रीति रिवाज, भाषा आदि से है जो उन्हें दूसरों से अलग पहचान देती है। जिन लोगों की एक समान संस्कृति होती है उनमें एकता की जबरदस्त भावना होती है और एकता की यही भावना राष्ट्र को जन्म देती है। चौथा है समान धर्म। धर्म का लोगों के जीवन में खास स्थान होता है। धर्म की रक्षा के लिए लोग बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक धर्म के लोगों में एकता की जबरदस्त भावना होती है और एकता की यही भावना राष्ट्र को जन्म देती है। अगला है पांचवा, सार्वजनिक इच्छा। यदि लोगों में इकट्ठा रहने की जबरदस्त इच्छा है तो इससे एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। इसके विपरीत यदि लोगों में इकट्ठा रहने की इच्छा नहीं है तो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। अथवा करके प्रश्न है कि राष्ट्र किसे कहते हैं, राष्ट्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्र को अंग्रेजी में नेशन कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा के नेशियो शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जन्म अथवा जाति। अतः साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि राष्ट्र का अर्थ लोगों के ऐसे समूह से है जो एक जाति या वंश के होते हैं, जिनकी भाषा, आदतें, रीति रिवाज और परंपराएं समान होती है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राष्ट्र का अर्थ लोगों के ऐसे समूह से है जो किसी विशेष भाषा या प्रथाओं द्वारा प्रेम के बंधन में बंधे रहते हैं। इन सबके कारण उनमें एकता की जबरदस्त भावना पैदा होती है और वे अपने आप को दूसरों से अलग समझने लग जाते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, अथवा करके उसका दे रखा है 40, कार्यपालिका के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो कार्यपालिका की ये तो आप ये लिख सकते हैं कि इसका ही दूसरा है। तो इसमें हम पहले नंबर पर कहेंगे कार्यपालिका का काम, पहला काम, कार्यपालिका का पहला काम विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना है। दूसरा, देश में शांति व्यवस्था स्थापित करना है। तीसरा, नीति निर्धारित करना और उस नीति के आधार पर अपना शासन चलाना। चौथा, दूसरे देशों से देश के कैसे संबंध होंगे, दूसरे देशों से देश के कैसे संबंध होंगे इस बारे में नीति निश्चित करना। और पांचवा है देश के शासन को चलाने के लिए अनेक कर्मचारियों को नियुक्त करना। इसी प्रकार इस पे ही अथवा करके दिया हुआ है प्रश्न और लिख रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या है कि रिक्त स्थानों में स्वीकृति, पुनर्विचार, विशेषाधिकार, विलंब, विवेक, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और वीटो ये दे रखा है। और ये है वो, तो स्टार्ट करते हैं कि कम से कम राष्ट्रपति 3 अवसरों पर विवेक का प्रयोग करता है। 3 अवसरों पर विवेक का प्रयोग करता है। प्रथम, वह मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उससे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ऐसा करने से राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करता है। दूसरे, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयक, धन विधेयक को छोड़कर
विधेयक पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। तो इस प्रकार से ये आप इसके खाली स्थान भर सकते हैं। ये पेपर था 11वीं कक्षा का राजनीतिक विज्ञान का। धन्यवाद, नमस्कार।